नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आखिरी दिन सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को सदन में घेरेगा और हंगामा भी हो सकता है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में। अब से कुछ ही देर में शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज तो बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई। आखिरी दिन सदन में हंगामे के भी आसार हैं। ये बड़ी जानकारी। बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई। बजट सत्र का आज आखिरी दिन। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदन में हंगामे के आसार। आज आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। अध्यक्ष जी, वैसे तो मंत्री जी भी रेवाड़ी जिले से ही हैं और इनके तो संज्ञान में होगा ही कि रेवाड़ी के अंदर एक दिन छोड़कर पानी आता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 24 दिन नहर आया करती थी और जब सरकार के अंदर बदलाव हुआ तो 16 दिन नहर आती थी और 16 दिन फिर नहीं आती थी। पर पिछले 1.5 साल से ऐसे हालात हो गए कि 16 दिन नहर आती है और कभी 24 कभी 28 दिन नहर नहीं आती है। तो आप स्वयं इस बात को सोच सकते हैं कि पानी की कितनी बड़ी संकट हमारे रेवाड़ी के अंदर है। और ये हालात तो सर्दियों के अंदर थी, अब तो गर्मियाँ आने वाली है। मेरा तो मंत्री जी के आपके माध्यम से मंत्री जी से ये कहना है कि भाई जो ये जल संकट है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। और अभी रेवाड़ी के अंदर 2 ही वाटर टैंक हैं और जो पूर्ति शहर की पूरे की नहीं कर पाती। और सरकार ने अपनी तरफ से ही 50 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और वाटर टैंक बनाने के लिए। एक का तो काम चल रहा है और गोकलगढ़ और कालाका के अंदर जो वाटर टैंक बनने थे, दोनों ही ग्राम पंचायतों ने ज़मीन देने से मना कर दिया। और अब सरकार की तरफ से पिछले दिनों में जवाब आया था कि हम ऑल्टरनेट लैंड ढूंढ रहे हैं। तो मेरा तो यही है आपके माध्यम से कि कब तक हमें ये ऑल्टरनेट लैंड है ये मिल जाएगी और वाटर टैंक बन जाएगा। और पानी की जो समस्या है, जो मैंने बताया कि भाई एक दिन एक छोड़ के पानी आता है, उस समस्या को कब तक हम लोग दूर कर पाएंगे। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा कि एक दिन छोड़ के पानी आता है, फिलहाल ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन गर्मी के टाइम में मैं मानता हूं कि पीक जो टाइम होता है गर्मी का, उस टाइम जो नहर में पानी नहीं आता तो उस टाइम राशनिंग करनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी खुद ही सदस्य ने कहा कि भाई ज़मीन की दिक्कत है, हम पिछले 4-5 साल से लगे हुए हैं। जब मेरे पास था ये विभाग तब भी हमने प्रयास किए थे गोकलगढ़ के अंदर ज़मीन लेने के लिए, ताकि एक एडिशनल टैंक बन जाए। क्योंकि अगर एडिशनल टैंक बन जाएगा तो ये हमारे जो स्टोरेज अगर हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं माननीय सदस्य से भी अनुरोध करूंगा कि ये भी प्रयास करें। हम भी पोर्टल पर प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करें। ज़मीन अवेलेबल होते ही हम काम करवा देंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, गोकलगढ़ के अंदर ग्राम पंचायत देने को तैयार भी थी, पर उनका वाटर लेवल इतना ज़्यादा ऊपर आ गया है कि 2 फुट खोदते ही पानी वहाँ पर निकल आता है। तो ऐसी जगह में आप कैसे सोचें कि भाई एडिशनल लैंड मिल जाए। तो हम भी अपनी ओर से प्रयास करेंगे, पर मंत्री जी ने खुद बताया कि 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से हम वो ज़मीन अब तक नहीं ढूंढ पाए। तो आप सोच सकते हैं कि कब हमें ज़मीन मिलेगी, कब ये वाटर टैंक बनेगा। मेरा तो आपके माध्यम से यही है मंत्री जी को कि इसको एक्सपेडाइट करते हुए जल्द से जल्द ये बन जाए, ताकि रेवाड़ी की जो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो कह रहा हूँ कि पोर्टल भी खुलवा देंगे। अगर कोई पोर्टल पे ई भूमि पे डालना चाहे डाल दे, हम उससे खरीद के भी। मेरा यही है कि जल्द से जल्द बन जाए। धन्यवाद। श्री मोहम्मद इलियास जी। 1629 सर, 39 सर, 39। आंसर ऑन टेबल सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे हल्के पुराने में कोई स्टेडियम बनाने का विचार है? और नहीं, अगर नहीं है, मुझे पता नहीं कि जवाब आएगा, क्योंकि
मेवात के लिए प्रैक्टिस बढ़ गई, लेकिन नहीं, अगर नहीं भी आता है तो क्यों नहीं, और अगर कहते हैं आता है, अगर विचार है तो मंत्री महोदय जी आपके जरिए से मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक बनाने जा रही है सरकार, मैं आपके जरिए से मंत्री से पूछना चाहता हूँ। इसको आपको तो जरूरत ही नहीं है इसकी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जहां पर हमारे मोहम्मद इलियास जी पूछ रहे हैं कि वहां स्टेडियम की उनकी मांग है, उससे 10 किलोमीटर दूर पिंगवान ब्लॉक में पुनहाना में है और सिरौली में है, एक 11 किलोमीटर के ऊपर। यहाँ पर रेसलिंग, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स ट्रैक है दोनों जगह पर। फिर भी अगर हमारी जो जियो मैपिंग चल रही है उसके हिसाब से ये अगर हमें ज़मीन उपलब्ध करवा देते हैं और वहाँ पर जो गेमें खेली जाती हैं उसका हम सर्वे करवाएंगे और उसी गेम्स के हम मैदान इनको दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से पहले तो मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और इस मौके पर मुझे एक बात याद आ रही है, अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ इज्जत माबारी जनाब हमारे हरियाणा के वज़ीर आला आदरणीय खट्टर साहब बैठे हुए हैं। खट्टर साहब जी शेरी नूं वेखा, इन्हां दे विचार नूं वेखा, इन्हां दे अखलाक नूं वेखा, इहदी इंसानियत नूं वेखा तो खट्टर साहब के सदके जावां। और जेते 2-3 मंत्री नूं छड्ड के सरकार दे जेहड़े मंत्री नहीं 2-3 उन्हां नूं छड्ड के उन्हां दी कार्यशैली नूं वेखा तो उन्होंने जिंद पावां। मतलब 3-4 मंत्री है, उनसे भी हम सहमत है। बाकी मंत्रियों से आप मेरा निवेदन है उनसे भी आप ये कहें कि वो खट्टर साहब से कुछ सीखें, और बाकी 2-3 मंत्रियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर उसमें थोड़ी ठीक नहीं पड़ती, बाकी इशारा ही काफ़ी है। उन्होंने भी खट्टर साहब दसो कि तुसी मेरी कार्यशैली जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी के नक्शे कदम पर चल के हरियाणा प्रदेश की सेवा करे। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री शीशपाल सिंह केरवाला। 1681 सर, आंसर ऑन टेबल। मेरा एक सप्लीमेंट्री है इसमें। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से मजदूरों की रजिस्ट्रेशन, हाँ मैं मोहम्मद इलियास साहब को कहना चाहना कि ये सारा मंत्रिमंडल मेरी टीम का एक हिस्सा है, तो जो मेरे बारे कह रहे हैं वही सारे मंत्रिमंडल के मैंबर जिहड़े ने मेरे वो इसी तरह ही ने, इन्होंने शक करने की लोड़ नहीं है। जो आपने कहना था वो उन्होंने ले लिया संज्ञान। पूरी प्रशंसा हो गई। अब तो मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि मजदूरों का पंजीकरण के बारे में मैंने पूछा और कितने पंजीकरण पिछले साल और के दौरान काटे गए हैं, एक मैंने ये भी पूछा है। और इसके दौरान कि जिस प्रकार से कोरोना के दौर के अंदर मजदूरों की स्थिति है वह बहुत दयनीय है। और इसी में मैं आपसे ये भी एक मेरा सवाल है आपसे कि जो पंजीकरण का जो मामला है उसको इतना टफ कर दिया है कि पहले तो कोई भी व्यक्ति गांव से जिसका काम करवाता था, मजदूर करता था, वह लिख के दे देता था कि 90 दिन मेरे काम किया है तो उसका पंजीकरण हो जाता था, परंतु अब वह भी रोक दिया है। दूसरा, इसके अंदर जो पंजीकरण होता है मजदूर का पंजीकरण फॉर्म, उसके लिए BDO, SDO, जेई इन तमाम माध्यम से ये कहा जाता है कि इनकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। वेरिफिकेशन वो करते नहीं है क्योंकि जेई का अलग से काम होता है, BDO का अलग से काम होता है, SDO अपना अलग से काम करता है। वो मजदूरों को मजदूरी देखने के लिए गांव में जो प्राइवेट मकान बनता है उस पर नहीं जाते। तो एक इसमें अगर संशोधन आप कीजिए कि ये जो मजदूर यूनियन है या तो इनसे करवाएं या इसका अलग से अल्टरनेट निकलवाएं। एक ये था। और दूसरा मेरा इसमें, हाँ, या वो जो काम जो मजदूर जिसके घर में काम कर रहा है वह लिख के दे,
उसमें। और इसमें एक काम और कर दिया गया है अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर गांव में भी अगर मजदूर मजदूरी करता है तो उसी घर का माना जाएगा मजदूरी का जहां 1% वो अगर कंस्ट्रक्शन टैक्स दे, पर गांव में कोई नहीं देता, गांव में कोई नहीं देता, तो किस प्रकार से मजदूर का रजिस्ट्रेशन होगा, मैं ये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल तो मंत्री जी ने, विधायक जी ने आपके माध्यम से पूछा। मैं विधायक जी को बताना चाहूँगा कि जहाँ तक कोरोना काल की बात करते हैं तो हर जो हमारा लेबर था उसके खाते में 1000 रुपये हमने उसके खाते में डाले। दूसरा, जहाँ तक कॉपी लेबर वाली कोट काटने की बात है, हमने कोई कॉपी काटी नहीं है, एक भी कॉपी नहीं काटी है। टोटल BOCW वर्कर जो रजिस्टर्ड हुए थे 9,19,275 थे। उसके अंदर एक्टिव जो BOCW के वर्कर हैं वो 6,10,398 हैं। जो इंटेरिगेशन द्वारा PP पर हमने चेक करवाए हैं, जो ये अपनी परिवार पहचान पत्र, तो उस पे जो डाटा उनका सही आया है 5,89,853 का हुआ है। अभी 20,545 जो थे वो PP पे नहीं आ पाए हैं। और दूसरा सवाल जो आपने कहा है कि गांव में फार्म वो कर दिया, तो उसमें हमने बहुत से अधिकारी अथोराइज किए हुए हैं। जैसे कोई पंचायत सेक्रेटरी है, कानूनगो है, पटवारी है, पंचायत अधिकारी है, सामाजिक शिक्षा व पंचायत अधिकारी है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, BDPO, श्रम आयुक्त है हमारे डिपार्टमेंट का, इंस्पेक्टर भी है लेबर डिपार्टमेंट का, अन्य बोर्ड के भी कोई SDO, एक्शन, तो JE, कोई भी इस फार्म पे साइन कर सकता है। तो उसकी हमारा जो वेरिफिकेशन है वो उसकी वेरिफिकेशन अगर वो साइन करवा के लाते हैं तो उसकी कॉपी बन जाती है। अध्यक्ष जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा, एक वो जो कंस्ट्रक्शन पे 1% है वो वाला मामला है, उसमें तो गांव में सर होता नहीं है। दूसरा, जो आपने BDO, JE और ये कहा, ये करते ही नहीं क्योंकि ये इनका अलग से काम है, तो इसके लिए आप अलग से वो तो ठीक है। एक बार ये जो 1% गांव वाला जो है ना, इसका थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें क्या है। 1% कंस्ट्रक्शन चार्जेज जो पे करेगा उसी की रजिस्ट्रेशन होगा, ये बता दें। वो तो जो इनका इनका एक भाग होता है अंशदान, तो उसमें 0.2% है सिर्फ। और वो कोई भी 90 दिन काम किसी भी अगर किसी ठेकेदार का करता तो वो ठेकेदार भी लिख के दे सकता है जी, वो भी उसका भी ठेकेदार अगर पैसे जमा कराएगा तभी तो देगा। गांव के अंदर कौन सा देता है? प्राइवेट वाले तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी गाइडलाइन है उनके अनुसार है जी। इसमें संशोधन हो सकता है जी। गांव के अंदर तो कोई जमा कराता ही नहीं जी, गांवों के अंदर तो कोई नहीं करवाता, ना कोई प्रोविजन है, ना कोई ऐसा रूल है हमारा। प्रश्न ये है कि 80 दिन का काम रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनके पास किया हुआ होना चाहिए। 80 दिन है ना, कितना 90 दिन, तो अगर रजिस्टर्ड के पास काम किया हुआ नहीं तो फिर तो सारे मजदूर कहीं ना कहीं काम करते ही हैं। तो ये योजना केवल है ही उनके लिए जो रजिस्टर्ड जो ठेकेदार है, पैसा भी तो वही देते हैं, वो पैसा देते हैं, उसी में से इनको लाभ मिलता है। गाँव के अंदर नहीं बन पाता। श्री दुड़ाराम जी 8-9 आंसर इज लेड ऑन द मंत्री जी, ये ठीक है, बच्चे कुछ इसमें दिखाया कम है, लेकिन आप दोबारा सर्वे करवाओगे तो आप बच्चे पूरे मिलेंगे। और खासकर जो 7-8 किलोमीटर लड़कियों को दूसरे गांव में जाने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है मंत्री जी मेरी, मैं मुख्यमंत्री जी कहूँगा, ये 8-7 किलोमीटर दूरी है काजल हेड़ी से बुड़ोपल गांव, चिंतला से मुन्ना गांव, तो 8-7 किलोमीटर पर खासकर लड़कियों को जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी आपसे ये प्रार्थना कि इन स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि 10 किलोमीटर बच्चियों को जाना बहुत मुश्किल होती है। माननीय अध्यक्ष जी, जिन स्कूलों की बात माननीय सदस्य ने करी, आज के दिन एक स्कूल में 108 बच्चे हैं, एक में 87 बच्चे हैं, एक में 93 बच्चे हैं, एक में 60 बच्चे। अगर लेटेस्ट कोई नंबर इंक्रीज आया है और नॉर्म्स फुलफिल कोई सा स्कूल करता है, जरूर इस पर सरकार आने वाले भविष्य में विचार करेगी, क्योंकि आज के दिन जो सैंक्शन स्ट्रेंथ एज पर रूल है उसको फुलफिल नहीं कर सकता।
जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भट्टू कला को ये अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, इनको खुद पता है कि भट्टू के अंदर ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो कि इस स्कूल से 1 किलोमीटर से कम दायरे के अंदर है, और वहाँ पर आज अपग्रेडेशन का कोई निर्णय नहीं लेना। क्लासरूम बढ़ाने की बात है 7 से 14 की, उसकी फिजिबिलिटी हम जल्द चेक कराकर उस पर भी आने वाले भविष्य में डिसीजन लेंगे। जो काजर हेडी से बड़ोपल है ये 8 किलोमीटर है, सेंथला से बुन्ना है ये 8 किलोमीटर गाँव है। 8 किलोमीटर बच्चियों को जाना बड़ी मुश्किल होती है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, कुछ इसमें बच्चे भी पूरे हुए हैं, ये जो 8-7 किलोमीटर दूरी है इसको तो आप मंजूरी दें। मेरे मुख्यमंत्री से ही प्रार्थना है, जो इसका पिछले और केस ये भिजवा रखा है आपके पास आए हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के टेबल पर आए हुए हैं। मैं तो दोबारा माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, 8 किलोमीटर की बात बिल्कुल मान्य है, मगर अगर आप प्रयास करेंगे और वहाँ 150 का नॉर्म है, 93 बच्चे हैं और आज 57 बच्चों की कमी है, अगर आप लोग खुद लोकल लेवल पर ये प्रयास कर उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करा देंगे तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उसको टेकअप करके 108 में भी 42 कम है। तो मैं निवेदन आपसे करता हूँ कि जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के वो आप फुलफिल कराइए, हम जरूर उस पर जल्द से जल्द जाएं। धन्यवाद। श्री आफ्ताब अहमद जी। 1784 सर। श्रीमान जी, राज्य में जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक ट्रैक्टरों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा अति भार के लिए 1,25,371 चालान जारी किए गए हैं तथा इन चालान से 5,535 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि प्राप्त की गई है। इसका जिलावार विवरण भी साथ लगा हुआ है। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ओवरलोडिंग का जो है कानून है उस पर चालान करिए, लेकिन जो मेरे ज़िले में जिस तरीके से चालान की है वो ओवरलोडिंग ट्रक जो है उसकी तो बात जो है अलग है। हमारे यहाँ ट्रैक्टरों के भी, चाहे वो अपना सामान ला रहे हों, चाहे ईंट ला रहे हों, चाहे रोड़ी पत्थर ला रहे हों। मंत्री जी, मैं आप बता रहा हूँ, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। एक दिन मैं गया था कि चौकी पे लाइन की लाइन खड़ी करके ट्रैक्टरों को करके कर रखी थी। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो कानून है उसमें करिए, लेकिन जो किसान और जो किसी चीज़ के लिए हैं कम से कम उन पे तो इस बात के लिए अपने लिए अगर वो लाते हैं तो उसका तो ये करिए। ओवरलोडिंग जो आती है, मेरा छोटा सा स्ट्रेच है और उसमें भी आप देख सकते हो कि 30 करोड़ के 3 महीने साल में चालान जो है आपके दिखा रखे हैं। ओवरलोडिंग अगर कोई करता है तो उसका जुर्माना भरता है, लेकिन सर जो ट्रैक्टर जो है और उसका ओवरलोडिंग। और सर दूसरा ये है, हमारे ज़िले में पुलिस की ओवरलोडिंग का इतना आतंक है कि पुलिस जो है चोर और अपराधी को तो पकड़ती नहीं है, लेकिन ट्रकों के पीछे ऐसे भागती है और ऐसे करती है। अभी 3 दिन पहले ही एक ट्रक को पीछा करते हुए और उसमें बताते हैं कि गोली भी चलाई पुलिस के द्वारा। उसके बाद उस ट्रैक्टर का असंतुलित होने से बेवजह 2 लोगों की जान गई और 14 लोग घायल हो गए। मेरा ये है मंत्री जी, आप चालान करिए, लेकिन कम से कम अमानवीय तरीके से, और कम से कम इतनी ताकत पुलिस को तो मत दीजिए कि उसके आतंक से जो है ट्रक ड्राइवर जो है इतना विचलित हो जाता है जिससे कि उसको जो है एक्सीडेंट करना पड़ा और उसमें मतलब लोगों की बेगुनाहों की जान गई। तो इसलिए सर मेरा ये है कि अपनी व्यवस्था को सुधार करिए और पुलिस डिपार्टमेंट और अपने डिपार्टमेंट को इस बात के लिए सुनिश्चित करिए। आपके पास नंबर है चालान करना, उसका जब भी हो जाएगा ना, रजिस्टर्ड व्हीकल है किसी चीज का ऐसा, लेकिन उसके पीछे ऐसे भागना जैसे चोर डाकू के पीछे भाग के और उसके गोली चला के और उसका एक्सीडेंट कर देना, उससे बेगुनाहों की जान जाना। अध्यक्ष महोदय, जो विधायक जी ने कहा है, हम उन्हीं ट्रैक्टर या ट्रॉलियों का चालान करते हैं जो कॉमर्शियल के काम करते हैं। बाजार में मैंने मतलब ईंटें भर के ले जाना, मंडी में सप्लाई करना, और हम जो घर के लिए जो किसान सामान लेके आता है उस पर चालान नहीं करते। वो कहता है मेरे घर का अगर रोज ही घर के लिए सामान लाएगा डेली ढोना उसको,
वो सुबह कहता है जी ईंट में लेके जा रहा हूँ, आज ले गया, कल ले गया, लगातार काम है, कॉमर्शियल काम। हम उन्हीं को चिन्हित हैं, चाहे रोड़ी है, बजरी है, ईंट है, उनका ही चालान। हम लोहे की कोई लोहा लेके आ रहा है घर के लिए, उसका कोई चालान नहीं करते। कोई गेहूं के डबल भर के लेकर उसका चालान हम नहीं करते। हम सिर्फ उन्हीं करते हैं कि राजस्थान का इलाका पड़ता है, और राजस्थान से इलाका जो मेवात का इलाका, यहाँ से निकल के जो ट्रकें आते हैं और गुड़गांव हाईवे पर आते हैं, ये उस इलाके का। और मुख्यमंत्री पिछली बार सदन में कहा था नैनपाल रावत ने, जो घर के लिए सामान लेके आता है उसके लिए हमने कोई चालान करा नहीं पिछले समय। और जो इसकी बात इन्हें विधायक जी ने कहा है कि बार बार मेरे साथी कहते हैं कि ओवरलोडिंग है जी, चालान चल रहा है, बार बार कहते हैं। और हमने कहा 535 करोड़ रुपए जो 3 साल में हमने करे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि इनको लगाम, जो इस तरह से बेलगाम जो व्हीकल चले, इनको सबको लगाम लगाने का काम करा है। और कोई इस तरह के विधायक साथी कहें कोई इस तरह से बदतमीज होते, अवश्य बताएं, उसके खिलाफ करेंगे। तो पुलिस प्रशासन हमारा ओवरलोडिंग को रोक रहा है। किसी से हमें ये नहीं करना है किसी दुश्मनी हो, किसी ईर्ष्यावद करते हो, आप दें, अवश्य करेंगे। धन्यवाद। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही हैं, मैं आग्रह करूंगा कि जो भी गैर कानूनी काम करे, हम उसे, आपसे नहीं कह रहे कि उसे, लेकिन कम से कम कोई मापदंड किसी तरह का तो ये तो होता है। ये तो नहीं कि आप इस तरीके से खुली छूट दे देना कि पुलिस को, कि एक अपराधी को पकड़ना और उसे करना और एक ट्रक के पीछे इस तरीके से भागना जैसे उसके इतना बड़ा अपराध कर दिया हो। नंबर है, रजिस्टर्ड व्हीकल है, उसका चालान जब भी हो जाएगा सर किसी चीज के लिए, तो मैं कहूंगा कि प्लीज इंस्ट्रक्ट द ऑफिशियल देयर कि जो करना है उसे अपने उससे करिए, ज्यादती ना करें लोगों के साथ, इस तरीके के हालात ना पैदा हो कि उसमें एक्सीडेंट हो। और सर 2 आदमी गए, हम धरने पे बैठे, हम मतलब करके, और आपके संज्ञान में उसको नौकरी का, उसके कंपनसेशन का भी हमने जो है आपसे मांग करी थी, जिसको स्थानीय प्रशासन ने उसके अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहूँ साथी, कोई इस तरह का नहीं होगा, वही होगा जो मर्यादा में है, जो कानून है उसके खिलाफ कोई जाएगा। आप बताएं, अवश्य कार्रवाई करेंगे। श्री अमित शाह जी। अध्यक्ष जी, ये बात ठीक है। हमारे आदरणीय सदस्य अवतार जी ने कहा है कि इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि एक मर्यादा में रह करके चालान और ये सब नंबर नोट करें। एक बात और मैं आपसे निवेदन करूंगा, खास करके नूंह जिले के हमारे ड्राइवर बंधुओं से, कि वो भी एक व्यवहार के नाते अगर कहीं पुलिस रोकती है तो रोकें। अभी क्या होता है कि पुलिस रोकती है, वो रोकते नहीं है, उसमें से शंकाएं 10 तरह की पैदा होती हैं कि कितना ले जा रहा है, क्या माल ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है। आखिर हमें भी अपने आप में वहाँ एक विषय फैलाना चाहिए कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस रोकती है, रोकें, चालान होता है, चालान कराएं, उसको जुर्माना आता है, जुर्माना है, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो दोनों तरफ से परस्पर विश्वास, परस्पर ट्रस्ट ये बनना चाहिए। पुलिस को भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी इस प्रकार से दौड़ करके कि हम कुछ भी करते रहेंगे, कोई चेक नहीं करेगा, ये भी उचित नहीं है। एक मिनट सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरवेंशन करिए, आप वहाँ आईजी को भेज दीजिए, मीटिंग रख ले, हम भी उनके पक्ष का जो है ड्राइवर का पक्ष रखेंगे, अमानवीय हो। और सर अगर गलती ड्राइवर की है, लेकिन पुलिस ऐसी ज्यादती ना करेगी। हाँ सर। श्री अमित शाह जी। हो गया सर, हो गया, सीएम साहब ने श्योर कर दिया कि कुछ जाती नहीं होगी। उनका जो क्वेश्चन है उसका हो गया जवाब। हाँ जी सर। 1830 Sir, a detailed reply is laid on the floor. बैठिए जवाब दे दिया उन्होंने भाई, जो उनको वो तसल्ली उनके। आज कोई नहीं, ऐसे जोर जोर से बोलने के, ऐसे जोर जोर से बोल करके क्या रजिस्टर्ड कराओ। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। अमित शाह जी। अध्यक्ष महोदय, ये समस्या शायद उन किसानों की नहीं है जो हम जैसे, जो खास करके जो खेती में केवल दिलचस्पी रखते हैं। शायद इस सदन में बैठे हुए बाकी जो हम लोग सभी किसान कहते हैं अपने, उनकी भी नहीं है, जिनका दूसरी जीविका का साधन है, उनका दूसरा व्यवसाय है। ये समस्या खास करके उन किसानों के लिए है, अगर जिनकी एक फसल खराब हो जाती है तो अगले सीजन से पहले वो बेरोजगारी कह लो, या साथ में खास करके जो कर्जा है, बहुत बड़े कर्जे के बोझ में दब जाते हैं। उनको अगला दिन भी
अपना जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मुश्किल हो जाता है, ये उन लोगों के लिए खास करके समस्या है। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कल अपने भाषण के अंदर भी कि मैं जो अंतिम व्यक्ति है, जो भाजपा सरकार है वो अंतिम व्यक्ति पर ध्यान देने का काम करेगी, और इससे पहले विश्वास की बात की थी। तो मैं कुछ वैसे आंकड़े रखना चाहूँगा और ये साथ कहना चाहूँगा कि ये जो अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो मैं वही कहता हूँ कि ये वो किसान है, ये अंतिम व्यक्ति वाला किसान है जिसके लिए समस्या की मैं बात उठा रहा हूँ। जो पिछले से पहले एक सदस्य ने इसी पे एक प्रश्न उठाया था, उस पर जो आंकड़े आए थे उसमें ये लिखा गया था तकरीबन 100 जो सिरसा ज़िला है उसमें 164 ही ऐसे किसान हैं जिनको अब तक मुआवजा मिला है। और यहाँ पर जो ये आंकड़े आए हैं, जो कालावाली सब डिवीज़न पड़ती है उसमें तकरीबन 66 गांव पड़ते हैं, उसमें कालावाली के तकरीबन 55 गांव ऐसे हैं जहां पर कुछ ना कुछ मुआवजा दिया गया है। और मैंने जो जांच पड़ताल भी करवाई, तकरीबन 50 से 75% के आसपास गिरदावरी में नुकसान भी दिखाया गया है। बट जो मेरे हल्के गांव बिल्कुल कालावाली से सटे हुए हैं, बिल्कुल एक ही क्षेत्र है, वहाँ पे तकरीबन केवल 8 या 9 गाँव जहाँ पर आपा ने मुआवजा दिखाया गया है कि वहाँ पे नुकसान हुआ है। और मेरे पास तकरीबन ऐसे 10 से 12 गांव हैं हमारे हल्के के, बिल्कुल उसी क्षेत्र में पड़ते हैं, जहां गिरदावरी के अंदर ये दिखाया गया कि 23% नुकसान हुआ है। अब पहला तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो 23% का जो गिरदावरी करने जाते हैं लोग, कि 25% के नीचे जो है किसी को मुआवजा नहीं मिलता, ये 23% का जो आंकलन करते हैं कि 25 नहीं ये तो 23% है, ये किस तरह का आंकलन है, कि क्या मापदंड है सरकार के पास? उसी के साथ साथ ये बात समझने की आवश्यकता है कि गिरदावरी में कमजोरी है। उप मुख्यमंत्री जी ने कल बात कही थी, जैसे यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन में भी गलतियां हो जाती है, तो गिरदावरी तो एक सामान्य अधिकारी वहाँ जाकर गिरदावरी करके आता है, 3-4 जगह से जो सैंपलिंग ले लेते हैं। उस गिरदावरी में जब कमजोरी आती है तो मैं सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहूँगा कि किसानों को जो बिल्कुल सामान्य किसान हैं, जिनके लिए जीविका की समस्या है, उनको धरने पर ना बैठकर अगर सही मायने में सरकार की गिरदावरी खराब है, गलत है, उनको किस तरीके से लाभ मिल सकता है? कोई ऐसा सिस्टम है, कोई प्रावधान है सरकार के पास कि उनको हर साल धरने पर ना बैठना पड़े, आवाज ना उठानी पड़े और सही मायने में आपके माध्यम से उनको उनका न्याय, उनका लाभ मिल सके? पहला तो मैं ये पूछना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ माननीय सदस्य ने बात रखी उस सवाल से जो उन्होंने पूछा था उससे बिल्कुल विपरीत है। इनका सवाल था कि इतना कॉम्पनसेशन सिरसा जिले के अंदर दिया गया, वो डिटेल हमने दी। मगर जो माननीय सदस्य ने बात करी वो पिछले क्रॉप सीजन की खरीफ 2021 और उसके लिए सिरसा के अंदर लगभग 73 करोड़ और 86 लाख रुपया हमारी ओर से डिप्टी कमिश्नर को चला गया है। 13 करोड़ से ऊपर रुपया बढ़ चुका है। बचे हुए फार्मर्स जो हैं, जैसे जैसे उनकी अकाउंट डिटेल्स लिंक होती रहेंगी, पैसा उनके खाते में जाता रहेगा। जहाँ गिरदावरी की परसेंटेज की बात है, मैंने कॉलिंग अटेंशन में भी बड़ी डिटेल में कह दिया था कि आज के दिन जनरल गिरदावरी जो होती है और स्पेशल गिरदावरी जो होती है वो आदेश अनुसार और फिक्स डेट्स पर होती है। मगर हम जल्द एक ऐसा पोर्टल लेकर आएंगे जहाँ फार्मर भी अपनी क्रॉप लॉस के जो